गुड मॉर्निंग साथियों। महिला पर्यवेक्षक की आज की क्लास 4 में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य हिंदी की कक्षा है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लास 4 है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या है और वर्तनी के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती सहित सीजीटेट सीटेट की कंप्लीट जो प्रिपरेशन है हमारे चैनल से हो सके। चलिए सीधे हम वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर स्वर और व्यंजन की, तो उसके पूर्व हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो व्याकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो व्याकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और आज हम जो स्वर, व्यंजन तथा वर्तनी देखने वाले हैं वो हमारे वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चूंकि वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर जब बात आती है वर्ण विचार की तो 2 चीजें निकल कर सामने आती है। एक तो आती है आपका वर्ण क्या है और दूसरी है वर्णमाला। ठीक है, तो चलिए हम इसी परिभाषा को सबसे पहले देखें कि आखिर वर्ण होता क्या है। तो परिभाषा से स्पष्ट है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका और खंड न किया जा सके, अर्थात जिसके और टुकड़े न किया जा सके, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है भाई। और वर्णमाला, देखो भाई, कोई भी माला शब्द आप समझते होंगे, जैसे मोती। मोती मतलब एक मोती की यहां पर बात हो रही, और जब वहां पर मोती की माला की बात हो गई तो बहुत सारे जब मोती आपस में गुथे हुए हो तो वो बनता है मोतियों की माला। ठीक वैसे ही वर्ण का मतलब केवल एक वर्ण से हो गया, और जब यहाँ पर वर्ण माला बन गया तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह बन गया। ठीक है भाई, तो बिल्कुल परिभाषा एकदम सटीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वर्णमाला क्या है, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। और जब हम वर्णमाला में आते हैं तो मानक हिंदी की बात होती है। जब हम वर्णमाला में आते हैं मानक हिंदी की बात होती है, और मानक हिंदी में स्वर वर्ण भी होते हैं, अयोगवाह भी होते हैं, व्यंजन वर्ण भी होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर आपके प्रश्न अगर आया कि मानक हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आप पहले काउंट कीजिए। देखिए स्वर तो यहां पर 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, जिसे प्लुत स्वर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त है। देखो ह्रस्व कितना है, 4 है, दीर्घ 3 है और संयुक्त 4 है, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। और यहां पर जो अयोगवाह है, अंग और आहा, इनको भी यदि हम जोड़ देते हैं तो कुल स्वरों की यहां पर संख्या कितनी हो जाती है, आपके 13 हो जाती है। चूंकि साथियों यदि प्रश्न आपके पूछा गया कि मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आपको 13 बताना है, और सामान्य हिंदी वर्णमाला में यदि स्वरों की संख्या आता है तो आप 11 बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं व्यंजन आते हैं। और ये जो व्यंजन है जिसमें स्पर्श व्यंजन, जिसके अंदर आपका 25 आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और पर वर्गों को हम कैलकुलेट करें तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और 4 आपके अंतस्थ में आते हैं, 4 आपके उष्ण में आते हैं, 4 आपके संयुक्त में आते हैं, और 2 आपके द्विगुण व्यंजन में आते हैं। ठीक है भाई,
तो इस तरह से यदि हम इनको कैलकुलेट करें तो 14 और 25 आप जोड़ोगे तो 39 हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात 39 व्यंजन आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो इसको याद रखेंगे, स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं। क्लियर है? अब हम बिल्कुल इसको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब हम आ जाए स्वर क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में वावेल कहा जाता है। ठीक है, देखो भाई, स्वरों को जानने से पहले स्वर वर्ण की परिभाषा को हमको समझना होगा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। देखो नाम से स्पष्ट है ना, स्वर वर्ण मतलब अगर हम स्वर वर्ण को बोल रहे हैं तो किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात जिस वर्ण को हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं वो हमारा स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, ये सभी क्या है भाई? आपका स्वर वर्ण है। क्या इसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता है? तो नहीं है, है ना भाई। तो ऐसे वर्ण जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं, अर्थात किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाने वाला वर्ण स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब परंपरागत रूप से इसकी जो संख्या है 13 मानी गई है, लेकिन यहां अयोगवाह को जब हटा दिया जाता है तो इसकी जो संख्या है 11 हो जाती है। ठीक है भाई, स्वरों की वर्गीकरण की मैं बात करूं, आप सभी अवगत हैं कि स्वरों को 3 तरीके से वर्गीकृत करते हैं। पहला है आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखो भाई, स्वरों को तो कई तरीके से वर्गीकृत, लेकिन मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 तरीके से। क्या क्या? ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घ संयुक्त या प्लुत स्वर। देखिए किसके आधार पर कितने प्रकार है, ये प्रश्न आपके बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेंगे। ठीक है तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार है। ह्रस्व, तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है, अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व है। ठीक है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आ, बड़ई, बड़ऊ आता है। ठीक है, और दीर्घ संयुक्त जिसे प्लुत स्वर बोलते हैं, तो इसके उच्चारण में इन दोनों से भी जब ज्यादा समय लगता है तो ये दीर्घ संयुक्त स्वर कहलाता है। और गुण वृद्धि जितने भी जो संधि आते हैं वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? किसी तरीके से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और असंयुक्त या प्लुत स्वर। ठीक है, अब आ जाइए जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखो इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर ही चल रहे हैं ना। जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी अलग अलग है। ठीक है, अब जीभ के भाग के आधार पर यहां पर 3 है। एक है अग्र, मध्य और पश्च। आपके पेपर में आता है डायरेक्ट जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो फिर डायरेक्ट आप यहां से देख सकते हो। जीभ के भाग के आधार पर यहां पर 3 प्रकार आपको देखने को मिलता है। और जीभ के उठने के आधार पर, देखो जीभ के उठने के आधार पर 4, लेकिन आपके जो प्रश्न बने हैं ना वो बना हुआ है अभी व्यापम में कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार। तो देखो भाई, जीभ के प्रयोग के आधार पर एक तो होता है जीभ के भाग और जीभ के उठने, अर्थात ये 2, उसके अंदर 2 आता है ना, तो उसके अंदर 2 आया है, मतलब ये 2 प्रकार का होगा। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार।
एक प्रश्न आपके बने हुए हैं होठ के स्थिति के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, स्वर और व्यंजन से जुड़ा हुआ। तो होठ के स्थिति के आधार पर यहां पर भी दो प्रकार आपको देखने को मिलता है। क्या क्या है? एक तो अवृत्त, देखो अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, दोनों को अच्छे से समझो। अ मतलब नहीं, वृत्त मतलब गोलाकार, अर्थात जिसके उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार नहीं बनते उसको अवृत्तमुखी कहते हैं, और वृत्तमुखी जिसके उच्चारण से हमारे होंठ गोलाकार बनता है उसको वृत्तमुखी कहा जाता है। जैसे अवृत्तमुखी, जैसे अ, आ, ई, क्या इसके उच्चारण में हमारे होंठ गोल हो रहा है? नहीं, इसलिए ये क्या कहलाता है? आपका अवृत्तमुखी कहलाता है। ठीक है, अब देखो वृत्तमुखी में मैंने कहा गोलाकार बनेगा, तो देखो ऊ, उच्चारण करके देखो ऊ, हमारे होंठ गोल हो गए। ऊ, बड़ा ऊ में भी ओ, औ, इसमें क्या हो रहा है? हमारे होंठ गोलाकार हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई? वृत्तमुखी हो जाएगा। ठीक है, तो होंठ की स्थिति के आधार पर भी आपके दो प्रकार होते हैं, इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहां तक किसी साथियों को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अभी इसके बाद में आता है प्लुत स्वर। प्लुत को भी आपको एक बार ध्यान देना होगा। ठीक है भाई, तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना मतलब लंबा समय, जैसे किसी को हम पुकारते हैं ना, या जैसे ओम का हम नाम जपते हैं, ओम, ऐसा, तो यही जो स्वर निकलता है वो क्या है? प्लुत स्वर में आता है। ठीक है भाई, अनुस्वार देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनुस्वार और एक होते हैं अनुनासिक, और इन्हीं दोनों में बहुत डाउट्स होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अनुस्वार यह व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। देखो अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर लिखे हैं तो जो ऊपर में बिंदी दिखाई देता है ना, वही अनुस्वार है। ठीक है, और अनुनासिक, देखो अनुनासिक मतलब जो चंद्र बिंदु जो होता है ना, ये होता है अनुनासिक, और जो केवल बिंदु होता है वो होता है आपका अनुस्वार। ठीक है भाई, जैसे आंखें अनुनासिक यूज होता है, चांद है ना, जैसे अंगूर, संयोग, ये सब अनुस्वार यूज होता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक की पहचान को आपको भूलना नहीं है। प्रश्न आपके यहां से शुद्धि पर आधारित पूछते हैं भाई। ठीक है, और निरअनुनासिक को भी देख लीजिए। अनुस्वार अनुनासिक और निरअनुनासिक मतलब ना तो उसमें कोई अंक की बिंदी लगेगी, अनुस्वार लगती है, और ना ही अनुनासिक लगता है, अर्थात दोनों के क्वालिटी वहां पर ना हो, उसको निरअनुनासिक कहा जाता है। जैसे इधर उधर, आज, अपना पराया, ये सभी जिसमें कोई ऊपर में नहीं लगा है ना, तो ये निरअनुनासिक कहलाता है। ठीक है भाई, पंचाक्षर ये भी जरूरी है आपका। तो हिंदी में अनुनासिकों की या अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। देखो ये जो अनुनासिक है ना, वो पंचाक्षर ही अनुनासिक है। कैसे? इसको मैं अच्छे से आपको देखो, क वर्ग को आपने देखा है, क, ख, ग, घ और अंगा, और ये जो अंगा है ना, यही 5वां वर्ण है, इसी को पंचाक्षर कहते हैं। और यही गंगा जो है अनुनासिक है, याद रखना। गंगा आप लिखो, अंगा देखो, गंगा जो आप लिख रहे हो ना, ये जो गंगा लिख रहे हो, ठीक है भाई, तो यही जो है पंचमाक्षर जो आ रहा है, अंगा, गंगा वाला, ठीक है भाई, यही क्या है आपका अनुनासिक नहीं, ये पंचम अक्षर कहलाता है। ठीक है, याद रखना, अंगा ऐसे लिखाता है ना, ग और क यहां पर लगा हुआ है, तो सभी में मिलेंगे आपको। देखो क ख ग घ अंगा,
च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ना, जितने भी आपको पंचम अक्षर जो मिल रहे हैं ना, जितने भी आपको ग अंगा इया ड़ ना मा, जितने भी ये पंचम अक्षर है, ये सभी जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। ठीक है, अनुनासिक के गुण प्रदर्शित करते हैं ये पंचम अक्षर। ठीक है भाई, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। विसर्ग भाई नाम से स्पष्ट है। विसर्ग मतलब जैसे दुख लिखते हैं, दुख, ये जो आपको हलंत जैसा दिख रहा है ना, यही तो विसर्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक और आता है यहां अयोगवाह, इसको भी आपको देखना होगा। तो अयोगवाह क्या है? तो योग न होने पर भी साथ रहने वाला। ठीक है, देखो भाई, तो योग न होने पर भी जो साथ होता है ना, उसको बोलते हैं आपका अयोगवाह, है ना। अर्थात अनुस्वार व विसर्ग न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। और कौन आता है अयोगवाह में भाई? दो आते हैं आपका, अंग और आहा, यही आते हैं ना आपके अयोगवाह के अंतर्गत। ठीक है, तो ये स्वर के अंदर है। जितनी भी हमने देखा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसी बिंदुओं पर हम ज्यादा फोकस करने का प्रयास हमने किया हुआ है। अब इसमें देखिए व्यंजन क्या होता है। ठीक है भाई, तो व्यंजन वर्ण को हम पहले परिभाषित रूप में समझे। तो देखो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। देखो, मैंने स्वर में कहा था कि इसको उच्चारण हम फ्रीडम, एकदम फ्री माइंड से, मतलब बिना किसी की मदद से करते हैं, वो स्वर है। लेकिन व्यंजन में मदद की जरूरत, जैसे क एक व्यंजन है, क को बोल रहे हैं तो यहां पर क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। घ हम बोल रहे हैं, यहां पर अ छिपा हुआ है, छिपा है ना। अर्थात व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात जिसका उच्चारण स्वरों की मदद से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्लियर है भाई? अब मूल रूप से इसकी संख्या 33 होती है और द्विगुण व्यंजनों को जोड़ दी जाती है तो संख्या जो है 35 हो जाती है। याद रखेंगे, ठीक है ना। अब व्यंजन के वर्गीकरण पर आप आ जाइए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक एक डेफिनेशन की मैं बात करूं। ठीक है, अब बात करें व्यंजन के वर्गीकरण की, तो व्यंजनों को अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की, तो ये जो स्पर्श व्यंजन है, जिसको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में बांटा गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें क वर्ग आता है आपके कंठ से जो उत्पन्न होता है, जिसमें क, ख, ग, घ, अंगा, ये पांचों आते हैं। च वर्ग में जो आता है च, छ, ज, झ, इया, जो तालु वाले भाग से, जो जीभ के ऊपर वाला भाग आता है ना, च, उससे आता है। ट वर्ग जो कि मूर्धा भाग से आता है, ट, और त वर्ग जो कि दंत भाग से उत्पन्न होता है। ठीक है भाई। और प वर्ग जो होठ से निकलता है, जैसे प, फ, ब। ठीक है, तो इसको आपको कैसे याद रखना है, तो एक फॉर्मूला बनाया हुआ था मैं, क, ता, मु, द, ओ, कतामु दो। ये इसको आप सीरीज याद रखो, क, ख, ग, घ, अंगा, त, थ, द, ध, इया। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ये एक लाइन है ना। फिर त, थ, द, ध, वो, क, च, ट, त, प, उसको आप अनाराम पहले से आपको पता है, आप इजीली उसको कर लोगे। ठीक है भाई।
अब मैंने कहा था इसका जो पंचम वर्ण, देखो पंचम अक्षर यही कहलाता है जो अनुनासिक होता है। जैसे अंगा इया ड़ न मैं बोला था ना, ये पंचम अक्षर, ठीक है, यही अनुनासिक है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना जो स्वर में हुआ। चलिए अब आता है इसमें दूसरे वर्गीकरण में अंतस्थ। अंतस्थ देखो, अब इसका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और होंठ के स्पर्श से होता है। देखो भाई यहां पर किससे उच्चारण होता है अंतस्थ को आप रट लेना, य र ल व अंतस्थ व्यंजन में आता है। आपके प्रश्न पूछा जा चुका है, विविध परीक्षाओं में, व्यापम में भी आया है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है और महिला पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। उष्ण की मैं बात करूं तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण से ऊष्मा का संचार हो, ऊष्मा निकलती हो, गर्मी निकलती हो, वहां उष्ण व्यंजन है भाई, नाम से स्पष्ट है। तो श, 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 ह, ये चार है जो आपके उष्ण व्यंजन में आते हैं। ठीक है, कोई डाउट ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई इशू ना हो। अब हम बात करें यहां पर उष्ण के बाद संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो देखो भाई, संयुक्त अर्थात हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिसका खंड करेंगे तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, अक्षा को क और स में हम तोड़ सकते हैं। देखिए ये जो क के नीचे में आपको एक हलंत जैसा दिखता है ना, ये आधा क है भाई, नीचे में जो आपको दिख रहा है ना वो आधा क को प्रदर्शित करता है। याद रखना, जितने भी आपको मिलता है ये, मतलब यहां पर अगर लिखा हुआ है मान लो क के नीचे में ऐसा हलंत जैसे, तो समझ जाना इसमें स्वर नहीं है, ये बिना स्वर है, इसमें बिना स्वर के लिखा गया है। ठीक है भाई, था स्वर नहीं है भाई इसमें। ठीक है, और ये वाला नीचे में नहीं है तो समझ जाइए यहां पर आपका स्वर लोप हुआ है। ठीक है, ये पूरा क है, क। ठीक है, लेकिन यहां पर जब डेस आ जाता है तो क क क आ नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है ना। तो अक्षा जो है क और स से बना है, त्र जो है त और र से बना है, स्र जो है ज और य से बना है, और स्र जो है स और र से बना है। ठीक है भाई, तो ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है द्विगुण व्यंजन। अब देखो नाम से स्पष्ट है ना, द्विगुण जिनके 2 गुण होते हैं, ऐसे व्यंजन जिसमें 2 गुण होते हैं द्विगुण है, जैसे ड और ढ। ठीक है भाई, ड और ढ, ये जो जैसे गाड़ी, दाढ़ी लिखते हैं ना, तो ये द्विगुण व्यंजन में आते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वर और व्यंजन समझ में आ गया। अब वर्णों का उच्चारण पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली मैं उसको समझा दिया हूं आपको। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो ये जो चित्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए, इसको आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पूरे आपके बॉडी, आपके जो शरीर में, आपके जीभ, मुंह के अंदर कहां कहां से किसका उच्चारण होता है वो यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, हमने तो स्वर और व्यंजन देख लिया। अब बेसिकली जो बचा हुआ टॉपिक है वो है वर्तनी। वर्तनी की एक सरल सी छोटी सी परिभाषा है, चूंकि वर्तनी के अंदर तो त्रुटियां पड़ते हैं। ठीक है, बेसिक सी मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि वर्तनी क्या होता है। तो देखिए, वर्तनी किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी कहते हैं। देखो, वर्तनी मतलब लिखने का एक क्रम, वर्णों को लिखने का क्रम ही
वर्तनी कहलाता है और इसे अक्षरी भी कहते हैं। भाई एक क्रम में जब वर्णों को रखते हैं तो वो बनता क्या है? अक्षर बनता है ना। और इसको स्पेलिंग भी कहा जाता है। तो इसी स्पेलिंग को लिखते समय, इसी अक्षर को लिखते समय जो है साथियों द्वारा, बच्चों द्वारा, मित्रों द्वारा, आप सबके द्वारा, हमारे द्वारा, सभी के द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां भी हो जाती है और वही गलतियां वर्तनी अशुद्धि की श्रेणी में आता है। इसमें ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, लिंग से संबंधित त्रुटियां होती है ना भाई। बहुत सारी गलतियां आपको, मात्राओं से संबंधित गलतियां मिलेंगी, लिंग से संबंधित गलतियां मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी गलतियां आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चूंकि वर्तनी से संबंधित जितनी भी गलतियां हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा और उस वीडियो में हम प्रीवियस ऐसे शब्दों को लेंगे जो कि पूछा जा चुका है और कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न आपके वर्तनी शुद्धि को लेकर रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं विविध परीक्षाओं में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो आई होप आज के ये वीडियो समझने के बाद में, आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपकी स्वर और व्यंजन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर या कोई भी बिंदु पर समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार और आप रिवाइज कर लेंगे। मैं आज जो पढ़ाया हूं इसके नोट्स भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों, वहां मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं, बहुत जल्दी आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड होने वाले हैं। सीजी जॉब एजुकेशन के एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहां पर आपको सुविधा मिलने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फ्री क्वेश्चन, बिल्कुल हम कोई फीस नहीं है। वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर फ्री में मिल जाएंगी। विविध प्रतियोगी परीक्षाएं, सीजी टेट, सी टेट, अन्य जो व्यापम की परीक्षाएं हैं वहां के क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस क्वेश्चंस हम अपलोड कर लेंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज हमारे एप्लीकेशन से मिलने वाली है। तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही एप्लीकेशन बनता है हम आप सभी साथियों तक साझा करेंगे, ठीक है। काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप सभी के लिए ये एक अलग सी सुविधा हम प्रदान करने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।